अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हमारी पूरी कौम ऑब्सेस्ड है। को चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे बूढ़ा हो या जवान, सभी इसके अंदर इन्वॉल्व्ड होते हैं। पहले इसका एक सीज़न होता था, अब ये हर सीज़न में डिस्कस की जाती है बात, और वो है बैंकिंग लॉ। ओह सॉरी, वो है शादी एंड बैंकिंग लॉ। कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा ना? अभी बताता हूँ। शादी की अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले बैंकिंग लॉ थोड़ा सा समझ लें ताकि कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। अब बैंकिंग लॉ इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन इट, बट आज हम बात करेंगे मॉर्टगेजेस और लोन्स की। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, उससे ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स अज्यूम भाई इदरीस है एक। भाई इदरीस को चाहिए 50 लाख रुपए कैश। अब उनके पास प्रॉपर्टी तो एक है, 2 कमरों का अपार्टमेंट है, लेकिन उनके पास कैश नहीं है। तो वो जाते हैं बैंक, बैंक वाले को बोलते हैं यार मुझे कैश की ज़रूरत है। बैंक बोलता है जी बिल्कुल, बिल्कुल आइए, इसी तरह से हम पैसे कमाते हैं। तो बैंक उनको बोलता है ये हदी है पेपर्स की, ये आप साइन कर लें, अपने जो आपके अपार्टमेंट है उसके पेपर्स हमारे पास गिरवी रखवा दें, आपके नाम पे रहेगा लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए रखवा दें। मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसे देता रहेगा और जब पूरे हो जाएंगे तो आप अपने पेपर्स वापस ले लेगा। अब भाई जी वो पेपर्स खोलते हैं, उनको कुछ समझ में तो आता नहीं है क्योंकि उसमें इतनी मुश्किल टेक्निकल चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन फिर वो बैंकर को देखते हैं, बोलते हैं इतना अच्छा आदमी है यार, चलो साइन कर देता हूँ। वो साइन करते हैं, वो वापस करते हैं पेपर्स, वो अपने जो अपार्टमेंट है उसके पेपर्स रखवाते हैं और 50 लाख रुपए कैश घर लेकर आ जाते हैं। अब ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर वो आराम से पेमेंट्स देते रहते हैं एट द ड्यू टाइम। हर महीने के आखिर में उनकी पेमेंट जा रही होती है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब भाई जी इसको रियलाइज़ होता है कि यार इस महीने शायद थोड़ी पेमेंट लेट हो जाए, तो वो नहीं देते। अब 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, भाई जी कहते हैं चलो इस बार मैं 2 महीने के पैसे एक साथ दे देता हूँ। भाई जी जब पैसे देने जाते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि यार 2 महीने के, लेट्स सपोज़ कि अगर वो 20,000 दे रहे थे तो एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं उनको अब। वो बैंक वाले से पूछते हैं ये क्या है? तो बैंक वाला उनको बताता है सर यही तो पेपर्स पे आपने पढ़ा होगा कि लेट पेमेंट चार्जेज़ या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई इदरीस कहते हैं यार मैं तो इतना नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो, मैं वापस कर दूँगा। भाई इदरीस घर आते हैं और बैंक वाला जाता है एक वकील के पास, वकील को बोलता है यार ये बंदा है, इसने लोन लिया था, ये इसका डिफ़ॉल्ट है, काइंडली हमें रिकवर करवा दो। वकील जाता है बैंकिंग कोर्ट। बैंकिंग कोर्ट में जाके वो सूट फॉर रिकवरी फाइल करता है और वो जज साहब को बोलता है जज साहब ये रहा, ये बंदा है, इसने ये लोन लिया है और ये इतना डिफ़ॉल्ट किया है, काइंडली इसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन करवा दें ताकि हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएँ। अब इस तरह के केसेस में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी डिफेंसेस है जो भाई इदरीस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेट्स अज़्यूम भाई इदरीस की प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाती है। अब ऑक्शन की भी एक और बात समझाता चलूँ। पाकिस्तान में हर प्रॉपर्टी की 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है गवर्नमेंट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट वैल्यू बहुत कम होती है और जो कोर्ट ऑक्शन करता है, वो करता है गवर्नमेंट वैल्यू से स्टार्ट। तो भाई इदरीस की जब प्रॉपर्टी बिकती है उनको ₹1 के बदले में 4 आने मिलते हैं। उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, बैंक अपना हिस्सा ले लेते हैं एंड भाई इदरीस इज़ नाउ लेफ्ट विथ लिटिल और एब्सोल्यूट नो मनी। तो अब मैं आता हूँ स्टोरी के अंदर। वो किस तरह? वो इस तरह के मैंने भी इस तरह के कुछ केसेस किए। जब मुझे बैंक ने बोला कि बैरिस्टर साहब इस तरह XYZ ने लोन लिया हुआ है, काइंडली रिकवर करवा दें। तो मैं भी कोर्ट में गया। मैंने जज साहब को बोला जज साहब ये XYZ ने लोन लिया था, ये इनकी डिफ़ॉल्ट है, काइंडली इनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन करवा दें और हमारे पैसे हमें वापस दे दें। अब यूजुअली जब भी मैं केस करता हूँ ओपोनेंट साइड से हमेशा कोई वकील ही आता है। लेकिन इस तरह के केसेस में ज़्यादातर मेरे ख़िलाफ़ वो बंदा खुद उठकर आ गया और उसने कोर्ट से ऑब्वियसली टाइम मांगा। जब हम बाहर गए तो मुझसे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझसे पूछा गया, उस क्लाइंट वो अपोनेंट ने मुझे बोला कि सर प्लीज़ थोड़ा बैंक को बोल दें कि थोड़ा टाइम दे दें, मैं पैसे वापस दे दूँगा। नाउ इट्स अनएथिकल, आई कांट टॉक टू देम। तो मैं उनको बता देता हूँ कि यार मैं इस तरह नहीं कर सकता, बट क्यूरियोसिटी का एक कीड़ा है मेरे अंदर। मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि सर अगर आप बुरा ना माने तो बताएँगे आपने ये लोन लिया क्यों था? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे एक ही जवाब मिला और वो ये था कि बेटी की शादी करनी है या बेटे की शादी करनी है। तो अब बात करते हैं थोड़ी शादी की, लेकिन शादी से पहले थोड़ा-सा और एक और बात करना चाहूँगा, वो है क्लास सिस्टम। हर मुल्क में 3 क्लासेस होती हैं, एक होती है अपर क्लास, एक होती है मिडिल क्लास, एक होती है लोअर क्लास। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, ये मेरा ओपिनियन है कि ऐसा नहीं है। मेरी नज़र में पाकिस्तान में 4 क्लासेस हैं। एक है अपर क्लास जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो शायद कभी ख़त्म ना हो। और फिर एक है लोअर क्लास जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, उनके पास तो खाने-पीने के भी पैसे नहीं है, लेट अलोन बाय प्रॉपर्टी। और बीच में आती है एक अपर मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास वो लोग हैं जिनके पास कैश फ्लो इतना ज़्यादा नहीं है, इनके छोटे से बिजनेसेस हैं या इनकी कोई जॉब चलती भी आ रही है,
लेकिन बैक एंड पे दे हैव प्रॉपर्टीज़, रिज़र्व में प्रॉपर्टीज़ हैं, वो विरसे से आ रही हैं या ख़ुद ख़रीदी है, बट इनके पास सफिशिएंट अमाउंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैश फ्लो इनका कम होता है। लोअर मिडिल क्लास ऑन दी अदर हैंड वेरी सिमिलर टू अपर मिडिल क्लास, लेकिन लोअर मिडिल क्लास में ये फ़र्क होता है, इनके भी वही छोटे बिजनेसेस हैं या जॉब चल रही हैं, कैश फ्लो कम है, लेकिन रिज़र्व में प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। एक या दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इन्होंने खुद खरीदी हुई होती हैं या वही विरसे से चलते हुए आ रही होती हैं। अब बात करते हैं शादी की। अपर क्लास वाले जब शादी करते हैं तो वो धूमधाम से कर सकते हैं, दे कैन स्पेंड अ लॉट, दे कैन अफोर्ड द 2000 पीपल वलीमा, द कोरियो डांसेस, द लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डांस प्रैक्टिसेस। उस शादी करने से उनको एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके कोई प्रॉपर्टीज़ भी शायद कम ना हो, अगर हों भी तो नेग्लिजिबल। लोअर क्लास वाले बेचारे तो शादी कर ही नहीं पाते, उनके तो घर में खाना ही नहीं है, तो दे डू इट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। लेकिन जो अपर मिडिल क्लास वाले हैं, ऑब्वियसली एक इंसानी फितरत है, वो चाहते हैं कि यार हम अपने से ऊपर वालों की क्लास में आएँ, लोगों को लगे कि हम भी धूमधाम से शादी कर सकते हैं। सो दे ऑल्सो एंड अप हैविंग फैंसी वेडिंग्स विद लोड्स ऑफ मनी स्पेंट ऑन दोज वेडिंग्स। इस वजह से इनके घर में खाना पीना बंद नहीं होता, लेकिन इनको भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ कम होती हैं, बट हाउएवर इनके घर पे खाना पीना नहीं बंद होता। अब आते हैं लोअर मिडिल क्लास पे। लोअर मिडिल क्लास वाले अगेन इनके भी दिल है, ये भी चाहते हैं कि अपने से ऊपर वालों से अपने आप को कंपेयर करें, उनकी तरह हम भी अच्छी शादी करें, धूमधाम से शादी हो। लेकिन इनके पास क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इतना ज़्यादा कैश फ्लो नहीं है, दे एंड अप स्पेंडिंग मोर देन दे कैन एक्चुअली स्पेंड। ये वो लोग हैं जो भाई इदरीस वाली कैटेगरी में आते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाते हैं, उसको किसी तरीके से वो शादी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उनको ख़्याल आता है कि यार ये कितनी बड़ी गलती थी। मकसद आज की पॉडकास्ट का ये बिल्कुल नहीं था कि मैं आपको बताऊं कि शादी किस तरह करें, ज़्यादा पैसे खर्च करें या कम पैसे खर्च करें, लेकिन मकसद ये था कि ज़रा सोचें कि हम ये जो फैंसी वेडिंग कर रहे हैं, इससे क्या हासिल हो रहा है? क्या इससे हमको खुशी मिल रही है, या हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम सोसाइटी को खुश कर रहे हैं, या सोसाइटी चाहती है कि हम ज़्यादा बड़ी शादी करें, फैंसी मेहंदी करें, फैंसी शादी करें। एक कदम पीछे लें और ज़रा देखें कि यार ये जो हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं एक शादी पे, क्या 1 साल बाद या 2 साल बाद इसकी हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत होगी? अगर आपको लगता है कि हाँ, बिल्कुल होगी, हम इससे पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे, तो बिल्कुल जितना पैसा खर्च करना है शादी पे करें। लेकिन अगर इसकी अहमियत नहीं होगी, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम 2-4 लोगों को खुश करने के लिए ये पैसे ज़ाया कर रहे हैं? इससे बेहतर ये है कि हम ये पैसे इन्वेस्ट कर लें कहीं, हम अपने ऊपर लगा लें या हम इससे ट्रैवल कर लें। मकसद सिर्फ़ ये था कि आप सोचें। मेरा नाम है बैरिस्टर मुनीर इकबाल और आप सुन रहे थे वकील साहब पॉडकास्ट। एडजर्न्ड।